बिहार के चुनावों की तारीख आ गई है। 10 नवंबर को नतीजे मिलेंगे और उसके पहले 3 चरणों में मतदान होगा। बिहार चुनाव में इस बार जो बड़े 5 फैक्टर हैं उसमें हमारी सबसे बड़ी नज़र इस बात पर है, बल्कि हम उसको स्लोगन में कहना चाहते हैं। वो ये है कि अब की बारी बिहारी नारी पुरुषों पर पड़ेगी और भी ज़्यादा भारी। इसकी वजह है और जिस बात पर ज़्यादा ध्यान देना ज़रूरी है वो ये है कि बिहार अकेला राज्य है जहां पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज़्यादा वोट करती हैं। 2015 का विधानसभा चुनाव और 2019 का लोकसभा चुनाव दोनों में बिहार की महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले वोटर टर्नआउट में बाजी मारी और 5% का फासला रहा। ये कोई नई बात नहीं है। बिहार पहला राज्य है देश का जहां ये ट्रेंड 2005 में पहली बार नोटिस हुआ था। उसके बाद से ये गैप वाइड होता जा रहा है, यानी कि महिलाएं वहां पर अब ज़्यादा तवज्जो दे रही हैं, चुनावों को ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं और उनके हाथ में एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि पहले से ज़्यादा लगाम जाती है उनके हाथों में कि वो निर्णय करेंगे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। 2019 के चुनाव में कई सीटें ऐसी थी जिसमें कि 10% तक का गैप था वोटर टर्नआउट में महिलाओं और पुरुषों के मुकाबले में। किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, अररिया इस प्रकार की सीटें हैं जहां 65 से 72% महिलाओं का टर्नआउट हुआ, पुरुषों का उनसे कम हुआ। कुछ सीटें तो ऐसी थी जो समस्तीपुर, बेगूसराय जैसी जिसमें 10% का फासला रहा महिला और पुरुष के वोटर टर्नआउट में। इसका उल्टा किस्सा भी है, वो है पटना साहिब जैसे इलाकों में और नालंदा में जहां पुरुषों का टर्नआउट ज़्यादा था, महिलाओं का कम था। सांख्यिकी के जो विद्वान हैं वो इस पर एक पॉइंट उठाते हैं और उसको भी ध्यान देने की ज़रूरत है कि इस टर्नआउट को बहुत बड़ी क्रांति इसलिए मत मानिए क्योंकि बिहार उन राज्यों में है जहां वोटर रजिस्ट्रेशन कम होता है, वहां कम महिलाएं रजिस्टर्ड हैं, लेकिन ये बात वहां के पुरुषों पर भी लागू है। तब भी इस फैक्ट से कोई इनकार नहीं कर सकता कि बिहार में महिलाएं राजनीति में अब निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसा क्यों हुआ है? बहुत लोग क्रेडिट देते हैं इसके लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, क्योंकि उन्होंने पहले दौर में साइकिल की योजना रखी, उसके बाद स्कूली पोशाक, फ्री पढ़ाई पर जोर दिया और उससे भी बड़ी चीज़ जो हुई जिसने एक प्रकार का महिलाओं और पुरुषों के बीच में पोलराइजेशन कर दिया और वो है नशाबंदी, जिस वजह से वो महिलाओं में बहुत पॉपुलर हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने बड़ा जोर लगाया है और जाहिर है कि उनके जो चीफ कैंपेनर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो इस बार जब जय श्री राम को कन्वर्ट कर रहे हैं जय सिया राम में, तो आप मान के चलिए कि बिहार की बेटी सीता के नाम पर बिहार में बीजेपी भी अपने को महिलाओं में अपना वोट बेस बढ़ाने के लिए कितना जोर लगाने जा रही है। एक और बड़ा फैक्टर है वो है पंचायती राज, जहां बिहार में 50% का रिजर्वेशन होने के कारण महिलाओं की तादाद पब्लिक लाइफ में बढ़ी है और अब वो पहले की तरह से रबर स्टैंप नहीं है, वैसे लोगों की तादाद कम हुई है और वो महिलाएं आगे आई हैं जो फैसला लेती हैं। जो उम्र का एक फ़ायदा है बिहार का वो अपनी जगह है। एक चीज़ और है इसमें जो नया फैक्टर है, वो नया फैक्टर ये है कि माइग्रेंट्स के बारे में माना जाता है कि वो चूंकि बिहार से बाहर रहते हैं तो चुनाव में वोट देने जाएं, ये ज़रूरी नहीं है। ये बात सच है, लेकिन इस बार कोविड के कारण बहुत सारे लोग बिहार वापस लौटे हैं। उनकी तादाद करीबन 30-40 लाख मानी जा रही है। उनमें से कुछ लोग वहाँ से लौट आए हैं अपने शहरों में काम के लिए, या कुछ लोग बिहार में अब चुनाव के लिए रुक जाएंगे। इसकी अभी हमको पूरी तरह से इसका एक एनालिसिस करना मुश्किल है, लेकिन माइग्रेंट फैक्टर जो पहले पुरुषों का टर्नआउट अगर कम रखने में रोल प्ले कर रहा था, तो हो सकता है कि इस बार वो फैक्टर इस ट्रेंड पर कुछ असर डाले और ये जो सेफोलॉजिस्ट लोग हैं उसके लिए, उनके लिए खास दिलचस्पी का विषय होने जा रहा है। बिहार एक प्लूरल, डेमोक्रेटिक, रेडिकल, प्रोग्रेसिव राज्य है, ये बात हम हमेशा कहते आए हैं। इसका एक और सबूत हम आपको देना चाहते हैं जहाँ तक महिलाओं की बात है। आजकल हम कन्वर्सेशन में सुनते हैं पीरियड लीव, मैटरनिटी लीव वगैरह बढ़ाने की बात। बिहार में तो 30 साल पहले वहाँ पर महिलाओं ने इस तरह के आंदोलन चलाए हैं और कॉलेजेस में, सरकारी संस्थाओं में, छुट्टियों में इस चीज़ को लागू करवाया था। अर्ली 90s में ये काम बिहार में हो चुका है। बिहार का चुनाव सब लोग वॉच करेंगे। दूसरा बड़ा फैक्टर है कि कोरोना में चुनाव का लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होगा, कैंपेन कैसे होगा, डिजिटल टेक्नोलॉजी कितना रोल प्ले करेगी, कितना लेवल प्लेइंग फील्ड होगा अपोजिशन के लिए और रूलिंग पार्टी के लिए। एक और बात है वो ये कि चूंकि बीजेपी और आरजेडी के सामने बीजेपी और जेडीयू मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं,
पिछली बार उल्टा था, आरजेडी के साथ नीतीश कुमार थे। तो सोशल समीकरणों में इस बार एक नया बदलाव आएगा। उसके कुछ छोटे मोटे सबूत आपको इस बात में भी मिल रहे हैं कि किस तरीके से जीतन राम मांझी, श्याम रजक और अब शायद कुछ और छोटी पार्टियां हो सकता है कि आरजेडी के घटक को छोड़ करके दूसरी तरफ आ जाएं और उसका भी फायदा एनडीए को मिलता हुआ दिखे। आमतौर पर जो माहौल है हम सभी जानते हैं कि कुछ लोग समझते हैं कि ये एनडीए के लिए केक वॉक है, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, नाराजगी तो बहुत है राज्य सरकार से, लेकिन चूंकि विपक्ष उतनी मजबूती के साथ कोई चुनौती नहीं रख पा रहा है इसलिए ये चुनाव उनके लिए जीतना शायद मुश्किल न होगा। लेकिन कभी भी चुनाव के बारे में कोई भविष्यवाणी भारत में करनी नहीं चाहिए। तीसरा बड़ा फैक्टर है बीजेपी का और नीतीश कुमार का संबंध कैसा रहने वाला है। जाहिर है कि प्रोजेक्टेड मुख्यमंत्री के उम्मीदवार वहां पर नीतीश कुमार ही हैं और उनकी प्राइमेसी सबको स्वीकार्य है बीजेपी में। लेकिन बीजेपी जिस तरीके से वहां जोर लगाने जा रही है उसकी नज़र इस बात पर है कि वो अपना वोट शेयर और सीट शेयर में स्ट्राइक रेट कैसे बढ़ाए। 243 सीटों की विधानसभा में 123 अगर जेडीयू के पास है, 120 बीजेपी के पास है, तो अभी ये रस्साकशी अगले कुछ दिनों में साफ होगी कि घटक दलों को वो कैसे एडजस्ट करने जा रहे हैं, किसके कोटे से सीट जाएगी। इसीलिए बीजेपी का जोर वहां पर इस समीकरण को चुनाव के बाद कैसे बदलें, नीतीश कुमार की नेतृत्व को स्वीकार करते हुए किस प्रकार वहां आगे की तैयारी करें, इस एम्बिशन को भी आप धीरे धीरे वहां पर अनफोल्ड होता हुआ अब देखना शुरू करेंगे। और एक बड़ा फैक्टर है इस चुनाव में, वो है कि बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में जेपी नड्डा के लिए ये पहला अहम चुनाव है जिसमें बीजेपी पिछली बार हार गई थी क्योंकि वो अकेले चुनाव लड़ रही थी। उसमें बीजेपी का परफॉर्मेंस वहां देना और अपनी नेतृत्व क्षमता का परिचय देना, इसकी भी बड़ी परीक्षा नड्डा साहब के लिए है और उनके लिए एक मौका है।